नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता, आपका राजनीति विज्ञान का शिक्षक, एक बार फिर उपस्थित हूँ राजनीति विज्ञान की कक्षा लेकर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम राजनीति विज्ञान विषय को पूरा करने के लिए एक श्रृंखला चला रहे हैं और इसकी शुरुआत हमने की है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से। सबसे पहले हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को पूरा करेंगे, फिर इसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस की अन्य यूनिट्स हैं, उन पर आएंगे। तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में हम अभी तक अध्ययन कर चुके हैं प्लेटो का और अरस्तू का। इसी कड़ी में हम आज अध्ययन करेंगे मैकियावेली का। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, ये इस साल का पहला वीडियो है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि नया साल आप सभी के लिए शुभ व मंगलमय हो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली जिसका जन्म 1469 में हुआ था और इसकी मृत्यु 1527 में हुई। राजनीति विज्ञान में मैकियावेली का महत्वपूर्ण स्थान है। उसे आधुनिक युग का जनक तथा आधुनिक कूटनीति का जनक नामों से जाना जाता है। और सबसे पहले मैकियावेली के बारे में यही पूछा जाता है कि मैकियावेली को आधुनिक कूटनीति का जनक क्यों कहा जाता है, या इसी सवाल को कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि मैकियावेली ने राजा के आचरण के कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, या मैकियावेली ने अपने राजा को क्या सलाह दी है। तो आज हम सबसे पहले यही जानते हैं। मैकियावेली ने सबसे पहले अपने राजा को सलाह दी कि उसे अधिक से अधिक शक्ति का अर्जन करना चाहिए। मैकियावेली राज्य को साध्य मानता था, साधन नहीं। राजनीति विज्ञान में एक बहुत बड़ी डिबेट इस बात पे होती है कि राज्य को साध्य माना जाए या व्यक्ति को। साध्य मानने से मतलब है कि प्रमुखता किसे दी जाए, व्यक्ति को या राज्य को। राज्य का निर्माण व्यक्ति के लिए हुआ है या व्यक्ति का निर्माण राज्य के लिए हुआ है। ये दो अलग अलग विचारधाराएं हैं और राजनीति विज्ञान में इन दोनों ही विचारधाराओं को मानने की एक लंबी परंपरा रही है, जिसमें बहुत सारे विचारक शामिल हैं। तो राजनीति विज्ञान में मैकियावेली ने ये कहा कि राजा को अपने राज्य की चिंता करनी चाहिए, व्यक्ति की नहीं। और राज्य की रक्षा करते हुए वो जो भी साधन अपनाएगा उसकी सर्वत्र प्रशंसा की जाएगी, क्योंकि जब तक राज्य है तभी तक व्यक्ति है। जब राज्य ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति का कोई मतलब नहीं। ठीक, तो इसी कारण सबसे पहली जो सलाह मैकियावेली ने अपने राजा को दी कि उसे अधिक से अधिक शक्ति का अर्जन करना चाहिए। वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि चाहे वो भारत हो या विश्व का कोई भी अन्य देश, सभी लोग सभी देश अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत पिछले 5 सालों में विश्व में सबसे अधिक हथियार इकट्ठे करने वाले देशों में से एक रहा है। तो पहला सिद्धांत ये है। दूसरा था कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन किया जाना चाहिए। मैकियावेली ने अपने राजा को सलाह दी कि उसे कानून बनाने चाहिए और उन्हें कठोरता से लागू भी किया जाना चाहिए। कानून बने हुए हैं लेकिन कठोरता से उन्हें लागू नहीं किया जा रहा, तो कठोर कानूनों का कोई मतलब नहीं। जनसाधारण के मन में ये धारणा नहीं होनी चाहिए कि कानूनों को क्या है, कानून तो किताब में लिखे रहते हैं। जहाँ जनसाधारण के मन में इस तरह की भावना आ जाती है कि कानून तो छप्पर पे पड़े हुए सूखते हैं, कानून तो वकीलों के हाथ के खिलौने हैं। अगर इस तरह की भावना जनमानस के मन में आ रही है तो फिर उन कानूनों का कोई मतलब नहीं है। कानूनों का एक डर होना चाहिए। जब तक लोगों के मन में कानूनों का डर है तभी तक उनका पालन होता है, अन्यथा नहीं।
सैन्य शक्ति का विस्तार व प्रदर्शन। मैकियावेली ने बताया कि सैन्य शक्ति को अपनी हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए और ना केवल बढ़ाना है बल्कि उसका प्रदर्शन भी करना है। अगर आपके पास शक्ति है, आपके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, लेकिन आप उन्हें छुपा के रख रहे हैं, तो सामने वाले शत्रु को तो ये नहीं पता ना कि आपके पास क्या है। वो आप पे आक्रमण करने का दुस्साहस कर सकता है कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो ना केवल हथियार खरीदे जाने चाहिए बल्कि उनका प्रदर्शन भी किया जाना चाहिए। और शायद यही वजह है कि गणतंत्र दिवस पर जो हम अपने हथियारों की परेड करते हैं उसमें ये सब प्रदर्शित किए जाता है। अगला, साम दाम दंड और भेद की नीति को अपनाना चाहिए। राजनीति विज्ञान में सबसे पहले मैकियावेली ने ही इस बात पर बल दिया कि शत्रु से नीति आगे बढ़ाते समय साम दाम दंड और भेद की नीति का पालन करना चाहिए। सबसे पहले समझाना चाहिए, उसके बाद उसे कुछ लाभ लालच या प्रलोभन देकर समझाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं मान रहा है तो कुछ हल्का बल प्रयोग किया जा सकता है, जिसे उसने दंड की संज्ञा दी। और अगर फिर भी कोई उपाय नहीं बचता है तो अंतिम उपाय के रूप में भेदना, भेदना मतलब उसे नष्ट करने का उपाय अपनाना चाहिए। अगला, शेर व लोमड़ी के गुणों को अपनाना। मैकियावेली ने अपने राजा को ये सलाह दी कि उसे न केवल शेर होना चाहिए बल्कि आवश्यकता पड़ने पर लोमड़ी भी बनना चाहिए। मतलब अगर राजा को अपने खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों को जानना है, अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को जानना है, तो उसे लोमड़ी की तरह होशियार और चालाक होना चाहिए। और वहीं शत्रुओं को पराजित करने के लिए उसे शेर जैसा बहादुर और साहसी भी होना चाहिए। अगला, योग्य मंत्रियों का चयन व चापलूसों से दूरी। मैकियावेली ने अपने राजा को सलाह दी कि उसे योग्य मंत्रियों का चयन करना चाहिए और मंत्रियों के चयन में किसी भी परिवारवाद या भतीजावाद, भाई भतीजावाद का पालन नहीं होना चाहिए। इसमें योग्यता ही एक मापदंड होना चाहिए और जो व्यक्ति योग्य हो, भले ही वो किसी भी कुल, जाति या धर्म के क्यों ना हो, उन्हें मंत्री परिषद में स्थान दिया जाना चाहिए। लेकिन आजकल वर्तमान में क्या होता है, मंत्रियों को जातीय आधार पर मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है। इसके बाद अगली सलाह जो मैकियावेली ने अपने राजा को दी, आचरण भययुक्त हो पर घृणित नहीं हो। मैकियावेली की मानवीय स्वभाव के संबंध में ये धारणा थी कि मनुष्य प्रेम की अपेक्षा भय से ज़्यादा नियंत्रित किए जा सकते हैं। तो उसने अपने राजा से ये कहा कि प्रजा को नियंत्रित करने के लिए हमेशा भय का वातावरण बनाए रखना चाहिए। लेकिन भय का तो वातावरण हो, लेकिन ऐसा ना हो कि घृणा का वातावरण हो जाए। इसके लिए उसने अपने राजा को आगाह करते हुए बताया कि राजा को कभी भी प्रजा की संपत्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसका एक प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को तो भूल सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति लूटने वाले को नहीं। तो इस तरह से मैकियावेली ने ये सलाह दी कि राजा को भय का वातावरण बनाना चाहिए, लेकिन घृणा का नहीं, और प्रजा की संपत्ति में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगला, व्यापार वाणिज्य कला साहित्य का विकास। मैकियावेली एक तरफ तो राजा को ये सलाह देता है कि उसे अपने राज्य का विकास करना चाहिए, हथियारों को इकट्ठा करना चाहिए, तो उसके लिए उसे व्यापार और वाणिज्य का भी विकास करना होगा, ऐसी उसे समझ थी। इसी कारण उसने अपनी जो सलाह राजा को दी वो ये कि राजा को हमेशा व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए, देश विदेश में सभी जगह पर चारों दिशाओं में व्यापार होना चाहिए, वाणिज्य को बढ़ावा देना चाहिए, कला और साहित्य का भी विकास राजा को करना चाहिए। इसके बाद मैकियावेली ने अगली सलाह जो अपने राजा को दी वो ये थी कि
योग्यता को प्रोत्साहन देना चाहिए और अपराधियों को दंड। देखिए, किसी भी समाज में कानून या व्यवस्था तभी तक बनी रह सकती है जब तक वहाँ पर जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो मेहनत से, ईमानदारी से, नैतिकता से अपना काम कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिले, उन्हें पुरस्कार मिले। और वहीं दूसरी तरफ जो अपराधी हैं, अन्यायी हैं, अत्याचारी हैं, उन्हें दंड मिले, उन्हें सजा मिले। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर समाज में अराजकता का माहौल बनने लगता है। तो इस बात को सबसे पहले मैकियावेली ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में लिखा और राजा को ये सलाह दी कि जब भी वो अपनी प्रजा में पुरस्कार बांटे तो ऐसे काम राजा को स्वयं करने चाहिए, और जब किसी को दंड देना हो, सजा देनी हो, तो उसे अपने अन्य मंत्रियों के माध्यम से किया जाना चाहिए। अगली सलाह, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन। मैकियावेली ने अपने राजा को ये सलाह दी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजा को हमेशा सजग निगाह रखनी चाहिए। उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका कोई भी पड़ोसी राज्य उससे ज़्यादा शक्तिशाली व ताकतवर ना हो। यदि उसके पड़ोसी और उसके निकटतम आने वाले राज्य उससे ज़्यादा शक्तिशाली होंगे तो वो फिर उस पर हावी होने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा शक्ति संतुलन बना रहना चाहिए। मतलब ना कोई देश बहुत ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए और ना कोई बहुत ज़्यादा निम्न। एक साम्य स्थिति, समान स्थिति हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो ये 10 सिद्धांत मैकियावेली ने दिए, जिनके कारण मैकियावेली को आधुनिक कूटनीति का जनक कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो अक्सर मैकियावेली के बारे में पूछा जाता है वो ये कि मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है। देखिए, अभी हमने समझा कि आधुनिक कूटनीति का जनक, तो इन 10 पॉइंट्स के कारण उसे आधुनिक कूटनीति का जनक कहते हैं। अब हम समझेंगे कि आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है। ठीक, पहला कारण है मैकियावेली ने राष्ट्रीय राज्यों का समर्थन किया। अब ये राष्ट्रीय राज्य क्या होते हैं? मैकियावेली का समय है 1469 से 1527 ईस्वी। उस समय तक राष्ट्र राज्य नाम की कोई अवधारणा नहीं थी। राज्य हुआ करते थे, कुछ साम्राज्य हुआ करते थे, कुछ कबीले हुआ करते थे, और उन्हें राज्य का रूप माना जाता था। राज्य स्पष्ट रूप से चलन में नहीं आया था। तो मैकियावेली ने सबसे पहले इस बात को रखा कि राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होनी चाहिए। मतलब जो राज्य हो उसकी एक निश्चित भौगोलिक सीमा हो, उसकी एक निश्चित जनसंख्या हो, उसकी एक निश्चित सरकार हो, और उसके पास अपनी एक सेना हो जिसके माध्यम से वो अपनी रक्षा कर सके। तो ये होते हैं राष्ट्रीय राज्य। तो सबसे पहले इस बात को रखा था मैकियावेली ने। अगला पॉइंट है राज्य को साध्य मानना। मैकियावेली से पहले कुछ विचारक हुए जिन्होंने व्यक्ति को प्रमुखता दी और ये कहा कि राज्य का निर्माण व्यक्ति के लिए हुआ है। मतलब राज्य इसलिए अस्तित्व में आया है ताकि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर मिल सके। तो इस विचारधारा को बोलते हैं व्यक्तिवाद, कि राज्य व्यक्ति का लाभ पहुंचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, उसे सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्तित्व में आया है। जबकि दूसरी तरफ ऐसे विचारक भी हैं जो ये मानते हैं कि राज्य प्रमुख है, राज्य साध्य है, और व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो राज्य के लिए कार्य करे। ठीक, तो मैकियावेली कैसा विचारक है जो ये कहता है कि राज्य को साध्य मानना है। मतलब उसने राज्य को प्रमुखता दी है। उसने ये कहा कि राजा को केवल राज्य की चिंता करनी चाहिए और राज्य की रक्षा करते हुए वो जो भी साधन अपनाएगा, कूटनीति में वो शेर लोमड़ी वाला आचरण करे या साम दाम दंड भेद कुछ भी नीति को अपनाए,
यदि वो राज्य की रक्षा करने में सफल रहता है तो उसकी सर्वत्र प्रशंसा की जाएगी। यदि कोई राजा अपने राज्य की रक्षा ही नहीं कर पाएगा तो उसकी कोई प्रशंसा नहीं होगी। ठीक, तो राज्य को साध्य माना। अगला, राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया। प्राचीन जो समय था, ये प्राचीन भारतीय जो समय था, उसमें राजनीति का जो चलन था वो धर्म से जोड़कर और नैतिकता से जोड़कर देखा जाता था। मतलब राजनीति ऐसी होनी चाहिए जो धर्म से जुड़ी हुई हो और नैतिकता से जुड़ी हुई हो। अगर कोई ऐसी राजनीति कर रहा है या कोई ऐसा राजा है जो धार्मिक आचरण नहीं कर रहा या नैतिक आचरण नहीं कर रहा तो उसे अच्छा नहीं माना जाता था। ये भारतीय राजनीति का चरित्र था। पश्चिम में भी पहले ऐसा ही था, जब पोप की और चर्च की प्रधानता थी और चर्च और पोप जो हुआ करते थे वो राजाओं को नियंत्रित करते थे। राजा को कुछ भी कार्य करने से पहले पोप की या चर्च की अनुमति लेनी होती थी, तब राजा कुछ काम कर पाता था। लेकिन जब मैकियावेली आया तो उसने ये कहा कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग होना चाहिए। मतलब राजा अगर चाहता है कि उसे अपनी राज्य की रक्षा करनी है तो जरूरी नहीं है कि वो चर्च से, पोप से या धर्म गुरुओं से उसकी अनुमति ले। पता चला युद्ध करना है तो उसके लिए मुहूर्त निकाला जा रहा है कि अभी समय सही नहीं है, श्रावण मास की तृतीया को उचित समय होगा आक्रमण करने के लिए। ये नहीं, मैकियावेली ने कहा कि राजा धर्म और नैतिकता से बिल्कुल परे होना चाहिए। अगर राजा को लगता है कि युद्ध करना अविसंभावी है और अभी किया जाना चाहिए और भीषण से भीषण निकृष्ट कोटि का भी युद्ध अगर करना जरूरी है अपने राज्य की रक्षा के लिए तो वो किया जाना चाहिए। तो ये जो बात सबसे पहले राजनीति विज्ञान में रखी वो मैकियावेली ने रखी। इसी कारण उसे आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। वर्तमान समय में भी यही होता है। भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं निकाला था। वो स्ट्रेटेजिकल व्यू के माध्यम से बस जो सैन्य रणनीतिकार थे उन्होंने देखा कि सुबह 3:30 बजे का समय सही रहेगा। बस इतना देखा युद्ध की दृष्टि से जो आवश्यक है और वो फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और वो सफल रही। तो राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक रखना चाहिए। अब बाद में कुछ लोग कहते रहे कि भाई ये तो गलत कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक नैतिक नहीं है, ये तो अनैतिक कार्य है। जब सीमा पर सैनिकों के सर काट के ले जाए जा रहे थे तो क्या वो नैतिक था? ठीक है, नैतिकता उन्हीं के साथ अपनाई जाती है जो खुद नैतिक हो, अनैतिकों के साथ नैतिक नहीं हुआ जा सकता। अगला पॉइंट है शक्तिवादी राजनीति का जनक। अगर मैकियावेली के संपूर्ण चिंतन को किसी एक शब्द में समेटना हो तो वो शब्द होगा शक्तिवादी। मैकियावेली ने अपने राजा को हमेशा ये सलाह दी है कि शक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे उसे बनाए रखा जाए, कैसे उसे बढ़ाया जाए। तो मैकियावेली के चिंतन का जो केंद्रीय तत्व है वो है शक्ति। अगला है व्यक्तिवाद का समर्थक। अभी देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया था कि मैकियावेली ने राज्य को साध्य माना है, व्यक्ति को गौण, लेकिन वो एक ही समय में व्यक्तिवादी भी है। व्यक्तिवादी इस संबंध में कि वो व्यक्तियों को अपना विकास करने के अवसर देता है। वो व्यापार, वाणिज्य, कला, साहित्य के विकास की बात करता है। इस कारण वो व्यक्तिवाद का समर्थक है। ठीक है, जहां बात आएगी राज्य की रक्षा की तो वहां मैकियावेली राज्य को चुनेगा। लेकिन जब आ रही है बात विकास की तो उसने व्यक्तियों को ये छूट दी है, ये स्वतंत्रता दी है कि वो अपने विकास के लिए स्वतंत्र हैं और वो अपना विकास उस सीमा तक कर सकते हैं जब तक राज्य की एकता, अखंडता और उसकी प्रभुसत्ता का कोई नुकसान ना हो। ठीक, अगला पॉइंट है भौतिकता व उपयोगिता का समर्थक। मैकियावेली का कहना ये था कि जो भी कुछ है इसी भौतिक जगत में है,
इसी विश्व में। इसके बाहर कुछ नहीं है, कोई परलौकिक जगत नहीं है, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, जो भी कुछ है इसी दुनिया में है, और इसी दुनिया में जो भी सुख दुख हैं उनका उपभोग किया जाना चाहिए। इसी कारण वो उपयोगितावादी विचारक कहलाता है। अगला पॉइंट है आधुनिक अध्ययन पद्धतियों को अपनाना। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक मानने का एक अन्य कारण है कि उसने आधुनिक अध्ययन पद्धतियों को अपनाया। इससे पहले जो कुछ विचारक हुए उन्होंने आदर्शवादी पद्धतियों को अपनाया, काल्पनिक पद्धतियों को अपनाया, स्वप्नलोकीय पद्धतियों को अपनाया, ऐतिहासिक पद्धतियों को अपनाया। तो ये अध्ययन की कुछ पद्धतियां होती हैं जिन्हें आप विचारक अपनाते हैं। इसके विपरीत मैकियावेली की जो अध्ययन पद्धति थी वो थी आनुभाविक अध्ययन पद्धति, विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, यथार्थवादी अध्ययन पद्धति या व्यवहारिक अध्ययन पद्धति। तो इन सब कारणों की वजह से मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। अब हम समझते हैं मैकियावेली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं सार। आमतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पुनर्जागरण का प्रतिनिधि विचारक कौन है। तो पुनर्जागरण का प्रतिनिधि विचारक है मैकियावेली। अगला, अपने युग का शिशु किसे कहा जाता है? तो अपने युग का शिशु कहा जाता है मैकियावेली को। और उसे अपने युग का शिशु जो कहा था वो डनिंग एक राजनीतिक विचारक हैं, उन्होंने कहा था। तो मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा था डनिंग ने। अगला, इटली का चाणक्य नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है मैकियावेली। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो स्थान भारत में कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, तो भारत के राजनीतिक चिंतन में जो स्थान कौटिल्य का है वही इटली में मैकियावेली का है। अगला, प्रिंस डिस्कोर्सेस द आर्ट ऑफ वार जैसी पुस्तकें किसने लिखी? तो ये लिखी थी मैकियावेली ने। अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि मैकियावेली किस देश का निवासी था? तो मैकियावेली इटली का निवासी था। अगला, मैकियावेली के दर्शन का केंद्रीय तत्व है शक्ति। राजनीति से धर्म को और नैतिकता को अलग करने वाला विचारक कौन है? तो ये था मैकियावेली। अब बात करते हैं मैकियावेली के कुछ प्रसिद्ध कथन की, क्योंकि राजनीति विज्ञान में ये परंपरा है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो चाहे कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, अक्सर कुछ कथन आते हैं और ये पूछा जाता है कि ये किस विचारक के कथन हैं। तो मैकियावेली अपने कथनों के माध्यम से भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। तो उसके कुछ प्रसिद्ध कथन हैं जो मैं पढ़ता हूँ। मैकियावेली का सबसे पहला ही जो कथन है वो ये था कि राजा को राज्य की चिंता करनी चाहिए, व्यक्तियों की नहीं। राज्य की रक्षा करते हुए जो भी साधन अपनाए जाएंगे उसकी सर्वत्र प्रशंसा की जाएगी, पहला कथन। दूसरा, मनुष्य स्वयं अपने जीवन का निर्माता है और इस दुनिया में उन्हीं का अस्तित्व रहता है जो अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। तो ये कथन भी मैकियावेली का है। अगला, मानवीय स्वभाव की व्याख्या करते हुए मैकियावेली ने लिखा था कि मनुष्य स्वभाव से झूठे, कायर, लोभी होते हैं और वो केवल भय के माध्यम से नियंत्रित किए जा सकते हैं, प्रेम से नहीं। ठीक। अगला, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है। अगला कथन, छल कपट जानने के लिए एक राजा को भेड़िए तथा शेर होना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने समझा मैकियावेली को। मैकियावेली से संबंधित जितने भी प्रमुख सिद्धांत हैं वो सब यहाँ पर आ चुके हैं।
उसके प्रसिद्ध कथन भी आ चुके हैं, उसके प्रमुख सिद्धांत भी आ चुके हैं। अब कुछ भी ऐसा बचा नहीं है मैकियावेली में जो आपको अभी तक ना पढ़ाया गया हो। लेकिन फिर भी क्या होता है, एग्जाम में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो बिल्कुल नया सवाल है। देखिए, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए एग्जामिनर नए से नए प्रश्न बनाते हैं। एग्जामिनर कैसे प्रश्न बनाएगा? मान लीजिए वो कोई विश्लेषणात्मक प्रश्न बना रहा है, मतलब कोई एनालिटिकल या कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बना रहा है, तो वो इस तरह से मैकियावेली को पूछेगा कि इनमें से क्या मैकियावेली के दर्शन में शामिल नहीं है। अब नीचे 4 विकल्प मिलेंगे। पहला, शक्ति, शक्ति शामिल है। दूसरा, भौतिकता, भौतिकता भी शामिल है। तीसरा, कूटनीति, आधुनिक कूटनीति का जनक ही उसे कहा जाता है, तो ये भी शामिल है। चौथा, आदर्शवाद। आदर्शवाद की तो कोई बात ही नहीं करता मैकियावेली, वो तो यथार्थवादी और व्यवहारिक विचारक है। आदर्शवाद से किस मैकियावेली का कोई मतलब नहीं है। आदर्शवादी विचारक था प्लेटो। ठीक, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? आदर्शवाद। तो इस तरह के प्रश्नों के जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपने इस पूरे को ठीक से समझा हो, आपने मैकियावेली से संबंधित उसके सारे सिद्धांत समझ लिए हो, तभी आप इस तरह के प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। अब देखिए, इसके अलावा जो विश्लेषणात्मक प्रश्न बन सकता है, एक प्रश्न यहाँ ये पूछा जा रहा है, नवीन प्रश्न मान लीजिए कि वर्तमान समय में मैकियावेली की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए या उसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब जहाँ भी ऐसे भारी भरकम शब्द आते हैं, जो कुछ नए लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं, अरे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, अरे सर ने तो हमें ये पढ़ाया ही नहीं। सर ने पूरा पढ़ाया है, जितना किताबों में लिखा है वो सारा आप यहाँ बोर्ड पर लिखा है, लेकिन अब आपको इसे समझना है कि एग्जामिनर यहाँ क्या पूछना चाह रहा है। वर्तमान समय में मैकियावेली की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए। प्रासंगिकता मतलब है कि आज के समय में उसका क्या रेलेवेंस है। मैकियावेली का समय था भाई 1500 ईस्वी, है ना, आज चल रही है 21वीं सदी, तो 500 साल पुरानी बात हो गई, तो अब उसकी कोई प्रासंगिकता है भी या नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए कि ये सारे सिद्धांत वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। जैसे अधिकाधिक शक्ति का अर्जन, देखिए भारत है, भारत या विश्व के कोई भी देश हो, सारे लोग, सारे देश अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो भाई ये सिद्धांत भी प्रासंगिक है। अगला, कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन, तो भाई ये भी जरूरी है। जब तक सऊदी अरब अपने कठोर कानूनों के पालन के लिए ही जाना जाता है और पूरे विश्व में उसके उदाहरण दिए जाते हैं कि कानूनों का पालन वैसे होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे अपराध कम भी हैं, तो ये भी लागू हो रहा है। सैन्य शक्ति का विस्तार व प्रदर्शन, तो आप देखते ही हैं हर देश सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है और गणतंत्र दिवस पर उसका प्रदर्शन भी किया जाता है। साम दाम दंड भेद की नीति, सारे देश इसी नीतियों का पालन कर रहे हैं। ठीक, तो कोई भी सिद्धांत हो वो वर्तमान में भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में इस ज्ञान का कैसे प्रयोग करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में आपका कॉमन सेंस आपकी सबसे ज़्यादा मदद करने वाला है। आपकी सोच खुली होनी चाहिए, ये नहीं कि जो रट के गए हैं वही बिल्कुल प्रश्न आएगा दिखेगा तब वो ऐसा उत्तर लिखेंगे, नहीं तो छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा नहीं है। प्रश्न को ठीक से पढ़िए, उसे समझिए और फिर उसका उत्तर लिखिए, क्योंकि जो किताबों में लिखा हुआ है, जो सारा ज्ञान है वो यही है। मैकियावेली से संबंधित जितनी भी बातें हैं सारी यहाँ पर आ गई हैं। कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो मैकियावेली से संबंधित हो और यहाँ ना आया हो, है ना। तो अब आपको इस योग्य हो जाना चाहिए कि मैकियावेली से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा, चाहे वो वस्तुनिष्ठ रूप में पूछा जाए, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव रूप में पूछा जाए, आप उसका उत्तर दे देंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी मेरी बातों को ठीक से समझ पाए होंगे। यदि आप इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है निखिल सर एजुकेशन। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, या आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो आप उसे कमेंट के रूप में मुझे बता सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि अगर वीडियो में कुछ सुधार किए जा सकते होंगे तो सुधार किया जाएगा, और यदि आप किसी अन्य टॉपिक पर कोई वीडियो पाना चाहते हैं तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर आऊँ। तो अभी के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, और हाँ, मेरे वीडियो देखते रहें।